ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी ये कहें, उनको कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। सीधा-सीधा कहना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान के जो इंडिया गेट पे अगर से जाके देखते हैं शहीदों के नाम में, कितने शहीदों के नाम किसके उधर है, वो पहले जाके पढ़ लें और बोलें कि हिंदुस्तान किसका है, किसका नहीं है। ये लेते हुए कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई बातचीत यहाँ पे हमारे आज़ादी से लेकर अब तक नहीं चलती है। ये लोग इस मुद्दे को क्यों अब उठा रहे हैं? हमारे लाल कृष्ण आडवाणी साहब को ले लीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब को ले लीजिए, वो कहाँ से आए? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब वो लोग भी हिंदुस्तान में आए हुए हैं। वो पहले उनको अगर से लेते आप उनका अगर से मुकाम देखें तो वो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं, वो हिंदुस्तान में आए हैं। ऐसे ही मुसलमान लोग भी हम हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान में ही हम पैदा हुए, हिंदुस्तान में हमें मरना है बोल के आए हैं। ऐसे कोई शख्स कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बंटवारा हो गया, अगर से आपको हिजाब ही पहनना है तो आप अपने मुल्कों में जाके पहने, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो अपने गिरेबान में पहले जाकर देख लें और जाकर इंडिया की हिस्ट्री बरोबर से पढ़ लें। कितने उलमा लोग हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपना घर दार सब अपने आप को शहीद किए हैं। तो ईश्वरप्पा का भी एक स्टेटमेंट आया है कि आने वाले दिनों में लाल किले में जापानी तिरंगा लगाएंगे, जापानी झंडा लगाएंगे। इसके बारे में क्या है? ईश्वरप्पा साहब अभी मिनिस्टर हैं, सरकार के एक बहुत बड़े ओहदे पर वो है। वो ऐसी बात कर रहे हैं बोले तो उनको खुद समझना चाहिए। क्या इस बात को मैं क्या और बढ़ाकर मोदी साहब को या बोम्मई साहब को खुश कर मैं डिप्टी सीएम बन पाऊंगा? ये उनको लग रहा है, इसीलिए ऐसे क्या बोलते ना, उनको बेबुनियादी बात, जज्बाती बात कर रहे हैं। अरे वो सीनियर है, एमएलए इतने बार बन चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं। एक मिनिस्टर के ओहदे पर बैठकर लाल किले के ऊपर जो प्रधानमंत्री अभी मोदी हैं, उससे पहले राजीव गांधी साहब थे, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, जो लाल किले पे एक प्रधानमंत्री जहां हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, वो झंडे के जगह पर ये अपना कौम का झंडा लहराने की अगर से बात कर रहे हैं, ये तो एकदम देशद्रोही की बात है। इसके ऊपर बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बोम्मई साहब बैठे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। सी रूल फॉर वन इज रूल फॉर ऑल बोल के बताते हैं। मिनिस्टर के लिए अलग रूल बनाए। क्यों ईश्वरप्पा साहब क्या इतने फ्री हो गए हैं कि वो जो मर्जी आए बोल सकते हैं लाल किले को बात लेकर? इसके लिए बहुत सारे लोग सवाल उठाए हैं। पता नहीं बोम्मई साहब इसको लेके क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्यों नहीं बता रहे हैं कि ईश्वरप्पा साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। लाल किले के ऊपर तो झंडा हिंदुस्तान का लहराता है, ये अपने कौम का झंडा लहराने की बात की है। इसके ऊपर बहुत सीरियस बातचीत चल रही है। अगर से बोम्मई साहब इस पर जल्द से जल्द अगर से कोई डिसीजन ना लें तो हम लोग एक मेमोरेंडम तैयार कर गवर्नर साहब को बहुत जल्दी पहुंचाएंगे और हाई कोर्ट में इसको लेकर हम केस फाइल करेंगे। आखिरी सवाल, यहाँ के स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया के स्टूडेंट और टीचर को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे चलावा चलते आया है हिंदुस्तान में सालों से, सब मिलकर अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने पढ़ाई में भाई बहनों की तरह हर चीज़ में अपना बांट कर, पढ़ने में हो या दोपहर के जब खाना लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब बैठ कर खाना खाते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी जो कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में चलाते हैं। इस चलावे को अगर से कोई मिटा रहा है वो तो बीजेपी आके मिटा रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों को कि आप अपने मज़हब का बिल्कुल एहतराम करो, मज़हब छोड़कर मत करो। उसके साथ साथ अपना जो रिश्ता बनाए हैं भाई बहनों के साथ, उनको आप अपना मज़हब समझाते हुए, उनको समझ देते हुए आप अपना ज़िंदगी उन दोस्तों जैसे हैं वो दोस्तों को लेकर अपनी स्कूल लाइफ जिएं, कॉलेज लाइफ जिएं और अपना अच्छा एक फ्यूचर बनाकर आप सब लोग उम्र। इस तरह के बर्ताव बयान से या इस तरह की मतलब बिल्कुल नहीं तरक्की करेगा।
अभी गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ऐसी है कि कोई बच्चा सही ढंग से अंग्रेजी नहीं बात कर पा रहा, तरक्की क्या करे। ये लोग एक अपने मुफाद के लिए बच्चों की ज़िंदगी हाल कर, जो बच्चे आगे अपने अपने माँ बाप को बहुत ख्वाहिश है मेरा बच्चा पढ़कर कुछ ना कुछ बनेगा, हम जो इतना तकलीफ सहकर अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़कर हमारे लिए आगे कुछ बनेगा बोल के वो जो उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद के ऊपर ये पूरे लोग मिलकर पानी फेंक। हिंदुस्तान में जो चलावा चलते आया है पहले से, हमारे जो हिंदू भाई बहनों में जो चलावा घूंघट का चलते आया है, ऐसे ही हमारे मुसलमानों में हिजाब का पहले से चलावा चलते आया है। ऐसे चलावे के लिए इन्होंने 70 सालों में जो आवाज़ नहीं उठाई, आज उसके बारे में आवाज़ उठाए हैं हिजाब। ये सवाल उठा क्यों है? अभी 5 स्टेट के इलेक्शंस चल रहे हैं, मोदी जी को लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे, बीजेपी को लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे। उनको एक मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दे के लिए ही ये मुसलमानों का हिजाब का मुद्दा निकाले हैं बोल के मुझे समझ में आ रहा है। हमारे जो हिंदू भाई बहनों हैं उनको भी अच्छे से समझ है कि वो बगैर घूंघट के उनके घरों में उनके माँ, उनके बहनें, उनके बड़े जो भी हैं बगैर घूंघट के घर से बाहर नहीं निकलते। घूंघट का मतलब क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ हमारे जो 1983 में जब जनता दल की सरकार बनी थी, जब रामकृष्ण हेगड़े साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमारे रघुपति साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसी टाइम पे ये स्कूल यूनिफॉर्म लाया गया था। उस टाइम पे भी ये हिजाब का इशू भी लाया गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहने या ना पहने। उस टाइम पे कैबिनेट में डिसीजन लिया गया था कि हिजाब पहन सकते हैं मुसलमान लोग, और क्रिश्चियन लोग जो नन रहते हैं वो उनके जो सर के ऊपर जो ओढ़ते हैं वो भी ओढ़ सकते हैं। ऐसे सिख जो होते हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वो हिसाब में कैबिनेट में वो 1983 में डिसीजन लिया गया था, उसका रिकॉर्ड भी है। और रिसेंटली रघुपति साहब के साथ इंडियन एक्सप्रेस वालों ने इंटरव्यू भी लिया है और उन्होंने क्लियर कर स्टेटमेंट भी दिया है कि 1983 में ऐसा हुआ है, हिजाब का इशू भी आया था और कैबिनेट ने उसको क्लियर करके हिजाब पहन सकते हैं बोल के गवर्नमेंट खुद अप्रूवल दिया हुआ है। वो देने के बावजूद गवर्नमेंट हिजाब के बारे में क्यों नहीं तहकीकात कर रही है अपने कैबिनेट डिसीजंस को लेकर। ये एक इशू बनाने के लिए ही इन्होंने इस हिजाब को लेकर एक इशू बनाकर आने वाले जो 5 राज्य के इलेक्शंस है इसको यूज करके वोट पोलराइज करने के लिए ही ये इशू लाया गया है बोल के साफ तरीके से पूरे हिंदुस्तान को दिखाई दे रहा है। यानी कि हिजाब कहें या तरीके से दुपट्टा कहें या पल्लो कहें या घूंघट कहें, इन चीज़ों में आपको कहीं जो फर्क नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि घूंघट एक अलग तरीके का होता है और हिजाब अलग तरीके का होता है। तो क्या फर्क नहीं है इन दोनों में? नहीं, बिल्कुल फर्क है ही नहीं कि हिजाब क्या कर रहा है, सर को ढक रहा है, पल्लू भी वही करता है, घूंघट भी वही करता है। वहाँ पे मतलब क्या है, एक औरत का अपना तौर तरीके में रहने के लिए ही वो बड़े लोग वैसे तौर तरीके चलावा आया है और वो चलावा चलते जा रहा है। इनको सिर्फ वोट बैंक करने के लिए, पोलराइज करने के लिए ये हिजाब का इशू और ये कुछ घूंघट का इशू ये सब लेके आके इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसके अलावा जो रियासत के अंदर जो तलबा इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि कुछ डाल रहे हैं, उनको क्यों फौरन ही इन्हें इख्तिलाफ पर उतराएं? तो ऐसे तलबा से आप क्या कहना चाहेंगे जो हिजाब के हित में ज़िद में हैं या हिजाब की मुखालिफत में ज़िद में हैं? ऐसे तलबा जो अपनी तालीम को छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन वे हिजाब को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, या जो हिजाब पहन कर जा रहे हैं वो तालीम को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हिजाब को छोड़ने के लिए नहीं। तो इन तमाम तलबा को अगर इकट्ठा होकर अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें तो क्या कहते हैं? पहली बात, हिजाब सालों सालों से चलते आया है। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, 1st स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक मैं खुद एक मेन बॉय स्कूल जो गवर्नमेंट की है हमारे गांव में, वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कभी था ही नहीं जो हिजाब पहन के आए उनको बाहर खड़ा हो, इनको हिजाब निकाल के बिठाओ।
अरे एक औरत अपना इज्जत आबरू के लिए जो पहन के कपड़ा आ रही है, उसको हम बढ़ावा देकर बहुत अच्छा है बोल के बोलने के बगैर हिजाब और बुर्का पहन के स्कूल के अंदर आए, और स्कूल में एक ऐसी रूम है जहाँ पे जाके अपना हिजाब और बुर्का उतार कर जाकर क्लास में बैठो। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि औरत की इज्जत उतार कर जाके तुम क्लास में बैठो? समझना चाहिए, हाई कोर्ट में जो बैठे हैं उनके डिसीजन अगर से आने तक एटलीस्ट इनको स्कूल कॉलेजेस बंद रखना चाहिए, या फिर हमारे मुसलमान जो पढ़ रहे हैं उनको तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, आप अपने जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे वो क्लासेस लेकर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई कोर्ट ने बोल दिया कि जब तक पूरा डिसीजन नहीं आएगा आप स्कूल चलाओ और बगैर हिजाब और बुर्के के आप स्कूल में जाओ बैठो, ये सही नहीं लगा। पहली बात, सरकार सही तरीके से सरकारी स्कूल चला ही नहीं रही है। दूसरी बात, सरकारी स्कूल में आप जाकर 8th स्टैंडर्ड से लेकर आप 2nd PU या डिग्री के लड़के को जाकर आप हिंदी या इंग्लिश में बात करने के लिए बोलेंगे, वो बात करने के लिए इतरा रहा है, उसको सही तरीके से बात करने नहीं आ रहा। ये क्या सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, पहली बात वो समझ में नहीं आ रहा। उसको साथ लेते हुए ये लोग कहते हैं कि हिजाब का इशू लेके आकर, पहली बात पूरे बच्चों का जो पढ़ने का तौर तरीका था ख़राब हुआ है, और जो कोविड स्टार्ट हुआ है 2020 से, उससे लेके अब तक तो कोविड की वजह से स्कूल चले ही नहीं, चलाए तो भी ऑनलाइन ही चलाए हुए हैं, वो भी सही तरीके से चला नहीं पाए। और बच्चों को टैब देते बोल के हमारे उन्नत शिक्षण सचिव जो डॉक्टर अश्वत्थ नारायण सर है, वो 1 साल पहले का उनका स्टेटमेंट था कि हम सब बच्चों को लैपटॉप और टैब देंगे। अब तक किसी बच्चों को ना एक टैब मिला है ना एक लैपटॉप मिला है। लेकिन जो ये इशू चल रहा है, इशू को लेकर थोड़ा बहुत डिसीजन आने तक जो हमारे आर्टिकल 25 में जो दिया है उसके हिसाब से हमारा हक हमको देने के लिए तब तक के लिए स्कूल ऑनलाइन चलाए तो बेहतर है।